Good morning, all of you. We just have started our series that is important judgments of Supreme Court of India and their impact on Indian Constitution. And in our previous class, we did Ramesh Thapar versus State of Madras case. And today we are going to do Champakam Dorairajan versus State of Madras case. The importance of this case is, in this case, a woman was fighting for her fundamental rights, that is her right to education. And for the fight of her fundamental rights, she reached the Supreme Court and High Court under Article 226 and under Article 32. Secondly, in this case, the question was raised, can the government provide reservation in medical colleges, in government institutions, or in government jobs? Next, this case also led to the first constitutional amendment. And in this case, it was also decided that fundamental rights are superior to directive principles to the state policy. In this case, a lady, Shrimati Champakam Dorairajan, were fighting for her fundamental rights, that is right to education, and for her rights, she was fighting with the Madras government. Shrimati Champakam Dorairajan and the judgment of this case led to the first constitutional amendment. And in this case, petitioner was Madras government and respondent was Shrimati Champakam Dorairajan. Before we discuss the case, इस केस से पहले हम लोगों को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को डिस्कस करना हो जरूरी है. Article 12 of the Indian Constitution gives the definition of the state. The definition of the state is important because Article 13 clause 2 says, state shall not make any law which takes away or abridges the fundamental rights. So, Article 12 ये कहता है कि state क्या है और Article 13 clause 2 ये कहता है कि state किसी भी कंडीशन में इंडियन सिटीजन्स को मिलने वाले फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकती, इनफ्रिंज नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट किसी भी कंडीशन में इंडियन सिटीजन्स को मिलने वाले फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज, इनफ्रिंज या फिर रिस्ट्रेन नहीं कर सकती. तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट वर्ड की डेफिनेशन है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर स्टेट की उसी डेफिनेशन की वजह, स्टेट की उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली स्टेट की लिमिटेशन फिक्स की गई है दैट स्टेट विल नॉट एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजंस. आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा हो, फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर रहा हो, तो उन ऐसे किसी भी लॉ को, अगर वो लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ऐसे किसी भी लॉ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अवॉइड कर सकता है. सो आर्टिकल 12 सेज स्टेट व्हाट इज स्टेट और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 सेज ए स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाई जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज करे, इनफ्रिंज करे, रिस्ट्रिक्ट करे. सो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 सेज कि ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने से पहले के जो लॉज चले आ रहे होंगे उनमें से कुछ लॉ कंटिन्यू रहेंगे, पर अगर वो लॉज फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रास्ट में होंगे, फंडामेंटल राइट को सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ऐसे किसी भी लॉ को हम अवॉइड कर सकते हैं. तो आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि यहां पर चंपकम दोराईराजन केस के अंदर श्रीमती चंपकम दोराईराजन के फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है और वायलेशन स्टेट कर रही है. और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट ऐसा को लॉ बना ही नहीं सकती जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज करे. और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि ऐसा अगर कोई लॉ पहले से चला आ रहा है, ऐसे किसी भी लॉ को वॉइड किया जा सकता है. सो आर्टिकल 12 स्टेट. अब स्टेट क्या होगा? स्टेट मींस एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका और विधायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका एक लॉ बनाएगी, एक लॉ को इंप्लीमेंट कराएगी. तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एट बोथ लेवल्स. तो यूनियन और स्टेट दोनों जगहों के ऊपर है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. यहां पर एग्जीक्यूटिव की दो डेफिनेशंस आती हैं. एक एग्जीक्यूटिव है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक एग्जीक्यूटिव है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव. मतलब एक जो सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं, एक वो जो नौकरी में आ जाने के बाद, सिलेक्ट हो जाने के बाद 60 साल की उम्र तक, रिटायरमेंट तक एग्जीक्यूटिव का पार्ट रहते हैं. इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी ऑफिसर, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको रूल बनाने की अथॉरिटी है, जिसको ऑर्डर, बाई लॉ बनाने की अथॉरिटी है, वो सभी जो स्टेट वर्ड की डेफिनेशन के अंदर आती हैं, तो उन सब को आर्टिकल 12 स्टेट कंसिडर करता है और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है अंडर आर्टिकल 226 एंड अंडर आर्टिकल 32.
इट मींस अगर स्टेट फंडामेंटल राइट को एब्रिज करती है तो फंडामेंटल राइट की डिमांड के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 अगर आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो कोई भी इंडिविजुअल हाई कोर्ट मूव कर सकता है, पर हाई कोर्ट की ये डिस्क्रिप्शन है कि उसको एंटरटेन करे या नहीं करे, पर सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के ऊपर जजमेंट देने के लिए, फंडामेंटल राइट के केसेस को सुनने के लिए, वायलेशन हो जाने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बाउंड है फंडामेंटल राइट के केसेस को सुनने के लिए। सो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 गवर्नमेंट को ऐसा कोई भी लॉ बनाने से रोकता है, और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ऐसे किसी भी लॉ जो प्रीवियसली चले आ रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, उनको वॉइड करने की अथॉरिटी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ऐसे किसी भी लॉ को वॉइड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसकी फेवर में या इसके अगेंस्ट जजमेंट दे सकते हैं। इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि ऐसा है, अगर कोर्ट को लगेगा तो वॉइड किया जा सकता है। Similarly, in this article, unless the contract similarly, Article 13, Clause 3. In this article, unless the context otherwise requires, law includes Article 13, Clause 3 के अंदर. Similarly, Article 13, Clause 3, what it says, laws include any ordinance. Now you can imagine ordinance under Article 123. Ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, usage having in the territory of India and the force of law. अगर ऐसी किसी भी अथॉरिटी, यहां पर लॉ वर्ड की डेफिनेशन दी हुई है, as we have discussed, स्टेट ऐसा लॉ नहीं बनाएगी ना, स्टेट, तो यहां पर स्टेट, तो स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी। अब लॉ की डेफिनेशन क्या है? लॉ मींस ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। सो आर्टिकल 13 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, और क्लॉज 3 के अंदर लॉ की डेफिनेशन है कि जो इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है, ऐसी कोई भी फोर्स ऑफ लॉ जो इंडिया में इंप्लीमेंट हो रही है, उसकी डेफिनेशन के अंदर आ रहा है। ऑर्डिनेंस भी आ रहा है, ऑर्डर भी आ रहा है, बाय लॉ भी आ रहा है, रेगुलेशंस भी आ रहे हैं, नोटिफिकेशन भी आ रही हैं। इसका मतलब यह है वो सभी अथॉरिटीज जो, इट मींस इंडिया में वो सभी अथॉरिटीज जो ऑर्डर इशू करने की अथॉरिटी रखती हैं, जो ऑर्डिनेंस इशू करने की अथॉरिटी रखती हैं, जो बाय लॉ बनाने की अथॉरिटी रखती हैं, जो रेगुलेट करने की अथॉरिटी रखती हैं, रेगुलेशन इशू करने की अथॉरिटी रखती हैं, नोटिफिकेशन इशू करने की अथॉरिटी रखती हैं, और ये अथॉरिटी जो रखती हैं, दे ऑल कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ। इट मींस ये लॉ की डेफिनेशन है। तो इट मींस स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे, उनको रिस्ट्रिक्ट करे, उनको एब्रिज करे। स्टेट आर्टिकल 12 स्टेट वर्ड की डेफिनेशन, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, और उसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 3। लॉज इन फोर्स इंक्लूड लॉज पास्ड मेड बाय लेजिस्लेचर। तो इसका मतलब यह है कि वो सभी लॉज जो लेजिस्लेचर ने पास किए हैं और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, नॉट विद स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर ऑफ मे नॉट बी देन ऑपरेशनल आइदर at all or in a particular areas. Article 15. तो आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 हमने डिस्कस कर लिया। नाउ आर्टिकल 15, what आर्टिकल 15 says? Similar definition, similar words. What it says? The state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. But here the word only is most important. The state shall not discriminate any citizen on grounds only of means सिर्फ इस बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई एक स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करता है, स्पेसिफिक रिलीजन से बिलोंग करता है, स्पेसिफिक सेक्स से बिलोंग करता है, या प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करता है। तो अब इस केस के अंदर क्योंकि चंपकम दुरईराजन कास्ट बेस रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो यहां पर कास्ट बेस इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहां पर सिर्फ इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक कास्ट। एंड हु वाज डूइंग दिस डिस्क्रिमिनेशन? It is done by the state. So it means state is responsible
फॉर दिस डिस्क्रिमिनेशन। सो इस भेदभाव के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, और ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, 1929 का लॉ है, इस करके चैलेंज होने के जो चांसेस हैं बेसिस और स्ट्रांग हो जाते हैं। आर्टिकल 29 सेज नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय, फिर वही पॉइंट, स्टेट मेंटेन कर रही है ना, और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, या तो पैसे ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से, तो स्टेट इज गेटिंग फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट और the organization is getting funds from the state. Same, the grounds only of religion, race, caste, language or any of them. Caste, इस केस के अकॉर्डिंगली फिर कास्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट डीपीएसपीस यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी। व्हाट आर्टिकल 29? Now, what Article 37 is saying? Article 37 says Indian Constitution has two parts. One part is enforceable and one part is not enforceable, that is unenforceable. So it means fundamental right is enforceable part. Fundamental right की demand के लिए any individual in India, any citizen in India can move to any court. ठीक, तो फंडामेंटल राइट की डिमांड के लिए कोई भी इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है, पर डीपीएसपी की डिमांड के लिए कोई भी इंडिविजुअल कोर्ट नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज अनएनफोर्सिएबल पार्ट। सो फंडामेंटल राइट की डिमांड की जा सकती है कोर्ट में, बट डीपीएसपी की डिमांड यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की डिमांड कोर्ट में नहीं की जा सकती। जब इनकी कोर्ट में डिमांड नहीं की जा सकती, इसका मतलब यह है कि कोई भी गवर्नमेंट इसको तो प्रोवाइड करेगी नहीं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो डीपीएसपी को लागू करवाए। वो डीपीएसपी को लागू कराने का लॉजिक क्या है कि वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होगा। वीकर सोसाइटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डीपीएसपीज हैं वो स्टेट को इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं कि दैट यू विल अपग्रेड, यू विल वर्क फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यू विल वर्क फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इट मींस दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इन वन सेंस। और मद्रास गवर्नमेंट कोर्ट में अपना ये लॉजिक दे रही है कि हम तो अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहे हैं ना, वीकर सेक्शंस के लिए। सो इसकी कॉन्ट्रास्ट में है ये, ध्यान रखना। अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पास नहीं हुआ है। अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पास नहीं हुआ है, इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अभी नहीं है। इसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। Article 37 of the Constitution declared that DPSPs shall not be enforceable by any court, but the principle therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. तो जब भी स्टेट लॉ बनाए तो देश की गवर्नेंस के लिए एक्सपेक्टेड है स्टेट से को लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे और डीपीएसपी के ऊपर स्टेट काम करे। चलो नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। सो बैकग्राउंड क्या है? 1927 इट मींस ये पीरियड ब्रिटिश गवर्नमेंट का पीरियड है, और 1927 के अंदर मद्रास प्रोविंस इशूड ऑर्डर नोन एज अ कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर। तो आप इमेजिन करो कि 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी जो भी पॉलिसीज लेके आ रही हैं वो कम्युनल बेसिस पे लेके आ रही हैं। दे डिवाइडेड हिंदूज मुस्लिम, दे डिवाइडेड अपर कास्ट लोअर कास्ट हिंदूज, सो दे डिड द डिवीजन ऑफ इंडिया according to their point of view. So they divided India according to the communities. A number of times we have seen that. So during Indian freedom struggle we have seen that कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनल अवार्ड लेके आती है, जिसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट सत्याग्रह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है। सो 1927 का मद्रास गवर्नमेंट का, ये मद्रास प्रोविंस का, क्योंकि कम्युनल ऑर्डर था और मद्रास गवर्नमेंट उसी कम्युनल ऑर्डर को कंटिन्यू कर रही थी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। नाउ यू कैन इमेजिन कि 1927 का मद्रास प्रोविंस का ऑर्डर है, गवर्नमेंट इशूड अ कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर रिलेटेड टू द एडमिशन इन द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द स्टेट
अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर स्टेट्स शुड बी फील्ड इन द फॉलोइंग बेसिस। अब 1927 का ऑर्डर है, और अगर 1927 का ऑर्डर है तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है, और ऑब्वियसली इसको चंपकम दुराईराजन चैलेंज करेंगी आगे चल के। सो प्रोविजन के अकॉर्डिंगली सीट्स वर डिवाइडेड बिटवीन नॉन ब्राह्मण हिंदूज के लिए 6 सीट्स रिजर्व थी, बैकवर्ड हिंदूज के लिए 2 सीट्स, नॉन ब्राह्मण हिंदूज के लिए 6 सीट्स, बैकवर्ड हिंदूज के लिए 2 सीट्स, ब्राह्मण के लिए 2 सीट्स, हरिजन 2 सीट्स, मुस्लिम 1 सीट, एंग्लो इंडियन एंड इंडियन क्रिश्चियन के लिए 1 सीट, तो टोटल सीट्स हो गई 14। अब ये है कैसे? स्टेट ऑफ मद्रास मेंटेन्ड हैड ओनली 4 मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज थे उस टाइम पे मद्रास में सिर्फ, विद टोटल 330 सीट्स आउट ऑफ द 17 रिजर्व्ड फॉर द स्टूडेंट्स कमिंग आउटसाइड द स्टेट एंड 12 डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट टू द स्टेट। तो 17 सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बाहर से आए हैं, और 12 जो सीट्स हैं वो डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट ऑफ द स्टेट है। इट मींस यहां पर भी स्टेट फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रही है। स्टेट डिस्क्रिशनरी बेसिस के ऊपर जिसको वो चाहेंगे उसको वो सीट देंगी। तो रेस्ट ऑफ द सीट्स इन मेडिकल कॉलेज वर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927। तो ये कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंगली सीट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। So 1950 श्रीमती चंपकम दुराईराजन made an application to the Madras High Court under Article 226 of the Constitution. What is Article 226? Right to move High Court. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। शी कंप्लेंट ऑफ अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट टू गेट एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज मेंटेन्ड बाय द स्टेट, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज स्टेट मेंटेन कर रही हैं। अब यहां पर फिर वही स्टेट वर्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज स्टेट मेंटेन कर रही हैं। शी कम टू नो दैट शी वुड नॉट बी एडमिटेड टू द कॉलेज एज शी बिलोंग्स टू ब्राह्मण कम्युनिटी। उसको पता चला है कि ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और उसको किसी भी हालत में सीट नहीं मिलने वाली। एंड सॉट द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 29 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 1 और 29 क्लॉज 2 के तहत उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। श्रीमती चंपकम दुराईराजन मद्रास हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हैं, अंडर आर्टिकल 226 जाती हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 29 क्लॉज 2 के तहत वो इसको सुप्रीम कोर्ट में मद्रास को हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज करती हैं। देन श्रीमती चंपकम दुराईराजन मूव्ड मद्रास हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शी रिक्वेस्टेड फॉर द मैंडेमस। व्हाट इज मैंडेमस? श्रीमती चंपकम दुराईराजन she requested for mandamus writ restraining the state for Madras all officers. Now the point is the term mandamus. Mandamus means paramadesh, param plus adesh, superior order. She requested for mandamus writ restraining स्टेट को restrain करो। कौन सी स्टेट? मद्रास स्टेट को। एंड ऑल ऑफिसर्स, ऑफिसर्स कौन है? स्टेट, क्योंकि इनको ऑर्डर, बाई ऑर्डर, लॉ इशू करने की अथॉरिटी है। सबऑर्डिनेट्स देयरफॉर फ्रॉम एनफोर्सिंग, ऑब्जर्विंग, मेंटेनिंग ऑफ फॉलोइंग बाय अथॉरिटीज कंसर्न्ड, and notification order generally referred to the communal government order in which admission into the Madras Medical College were sought to purported to be regulated in such a manner as to infringe and involve the violation of fundamental rights. तो इसका मतलब ये है कि मद्रास गवर्नमेंट को आप ऑर्डर करो कि ऐसा कोई भी ऑर्डर जो पहले से चले आ रहा है, मद्रास गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती हैं कि आप मैंडेमस रिट इशू करो, ताकि मद्रास गवर्नमेंट जब तक मेरे फंडामेंटल राइट का सोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक जो प्रीवियस पॉलिसी है, प्रीवियस लॉज हैं, उनके इंप्लीमेंट के लिए काम नहीं करे। तो मद्रास गवर्नमेंट, नॉट सिर्फ मद्रास गवर्नमेंट, उनसे जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव, उससे जुड़े हुए ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट्स, कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं ले। एज शी बिलोंग्स टू ब्राह्मण कम्युनिटी एंड सॉट द प्रोटेक्शन ऑफ हर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 29 क्लॉज 2, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, 15 क्लॉज 1, 29 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे मेरे राइट मिलने चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ श्रीमती चंपकम दुराईराजन। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि आप जीती भाई, आप जो हक की डिमांड कर रही हैं वो आपने ठीक कहा है, एंड यू आर राइट। सो मद्रास हाई कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ श्रीमती दुराईराजन। अब मद्रास स्टेट अपील्ड दिस रूलिंग इन सुप्रीम कोर्ट। मद्रास गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अगेंस्ट
अपनी पिटीशन फाइल करती है। Srimati Dorairajan argued that the denial of admission into the educational institutions maintained by the state on the ground of caste violated a fundamental right. Violated her fundamental right. Srimati Dorairajan argued that the denial of admission into the educational institution maintained by the state on the grounds of caste violated her fundamental rights अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 29 क्लॉज 2। अब आप आर्टिकल 15 क्लॉज 1 29 क्लॉज 2 समझ गए होंगे। तो श्रीमती दोराईराजन ये कह रही हैं कि कास्ट बेस के ऊपर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और मेरे आर्टिकल 15 क्लॉज 1 29 क्लॉज 2 की वायलेशन हुई है। द स्टेट ऑफ मद्रास कंटेंडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दीस आर्टिकल्स हैव टू बी रेड अलॉन्ग विद अदर आर्टिकल्स। अब मद्रास गवर्नमेंट अपना लॉजिक दे रही है कि इस प्रोविजन को आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करो कि आर्टिकल 46 चार्जेस द स्टेट विद प्रमोटिंग द स्पेशल केयर ऑफ एजुकेशन स्पेशल केयर। आर्टिकल 46 चार्जेस द स्टेट with promoting with special care the education and economic interest of the weaker sections of the people and in particular of the SC/STs, protecting them from the social injustice and forms of exploitation। तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मींस द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हमें काम करना है ताकि उनके साथ जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए हमें उनके लिए काम करना है ताकि उनके साथ सोशल इनजस्टिस नहीं हो। तो मद्रास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना लॉजिक देता है कि आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंगली जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, दैट इज एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, for the upliftment of those weaker sections we have to work hard. So we have to work for the upliftment of those weaker sections so that क्योंकि उनके साथ सोशल इनजस्टिस होता है और उसका एक्सप्लॉयटेशन है तो हमें उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो उनकी बेटरमेंट के लिए करना था। इस करके हम लोगों ने रिजर्वेशन पॉलिसी को अडेप्ट किया है जो प्रीवियसली चली आ रही है। आर्टिकल 46 Article 46 under Part 4 of the Constitution, though not enforceable by any court of law, is fundamental for the governance of the country. Article 46 under Part 4 of the Constitution, though not enforceable by any court of law, is fundamental for the governance of the country. हालांकि क्योंकि किसी कोर्ट के अंदर इन्फोर्सिबल नहीं है, इस करके ये गवर्नमेंट के लिए, मद्रास गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए या स्टेट के लिए आर्टिकल 46 ये कहता है कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दो नॉट एनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इज फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्योंकि ये पार्ट किसी कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है, इस करके गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए ये फंडामेंटल है। तो हमें वीकर सेक्शन की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, इस करके हम लोग ये पॉलिसी लेके आए हैं। द जजमेंट The communal government order constituted a violation of the fundamental rights given under Article 29 Clause 2 of the Constitution and was thereof void under Article 13. So Article 29 Clause 2 की violation कर रहा है, इस करके Article 13 के accordingly इसको void कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के accordingly इसको void किया जाता है। So Article 29 Clause 2 guarantees fundamental rights to a citizen to get admission into any education institution of the kind mentioned in Clause 2 as a citizen, not as a member of any community or class of citizens. This right is not to be denied to the citizens on ground only of religion, race, caste, language or any of them. Indian citizen को मिलने वाले fundamental rights वो as a citizen मिलते हैं, ना कि as a community और a class। क्योंकि कम्युनिटी और क्लास के अकॉर्डिंगली नहीं मिलते, तो इस केस के अंदर उन इंडियन सिटीजन से किसी भी कंडीशन में ग्राउंड, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, उनसे किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं हो सकता है। If a citizen seeks admission into any education institution maintained by the state, same term, maintained by the state or receiving aid of state funds, she can't refuse admission only on the grounds of religion, race, caste, language or any of them, provided she have requisite academic qualification. If he or she is having requisite qualification, so any institution who is getting aid from the government institutions, any institution who is getting aid from the state can't deny the admission to any individual। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सरकार से एड लेता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज आई टोल्ड यू, किसी भी केस के अंदर स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है और वो सिटीजन्स को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता इफ द सिटीजन्स हैव फुलफिल्ड ऑल द एजुकेशनल क्राइटेरियाज, ऑल द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस।
Next is the classification made in the communal government order is opposed to the constitution and constitute a clear violation of the fundamental rights. Now the point is important. Supreme Court accepted that the communal government order is violating the fundamental rights of a citizen. Communal government order is violating the fundamental right of the citizens and it is clear violation of the fundamental rights. So it is clear violation of the fundamental rights guaranteed under Article 29 Clause 2 of the communal government order, being inconsistent to the provisions of Article 29 Clause 2 Part 3 of the Constitution is void under Article 13. तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंगली इसको void किया जाता है. Denial of admission will be considered as violation of fundamental right. तो if state deny to give admission to Srimati Champakam Dorairajan or anybody, it will be considered as violation of fundamental rights. DPSPs of Part 4 can't in any way override or abridge the fundamental right. Override or abridge the fundamental rights. It means Supreme Court accepted that the fundamental rights are superior to DPSPs. In Champakam Dorairajan case, the enforceable DPSPs under Article 37 can't override the provision found in Part 3. तो DPSPs override नहीं कर सकते fundamental rights को. DPSPs will remain inferior to the fundamental rights. So impact, Champakam Dorairajan case decided the supremacy of fundamental rights over DPSPs. Champakam Dorairajan case decided the supremacy of fundamental right over DPSP. तो fundamental right को DPSP से supreme माना गया. Champakam Dorairajan along with Ramesh Thapar case, Champakam Dorairajan along with Ramesh Thapar case necessitated first constitutional amendment. The first amendment, among other changes, inserted clause 4 to Article 15, that is, nothing in this article or in clause 2 of Article 29. Article 29 की clause 2 जिसको हम discuss कर चुके हैं, shall prevent the state from making any special provision for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes. So Article 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया जाता है और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि गवर्नमेंट बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी स्पेसिफिकली एससी एंड एसटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकती हैं, रिजर्वेशन में भी और एडमिशंस में भी, एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी स्पेशल प्रोविजन कर सकती हैं और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 उसके लिए ऑब्स्टेकल का काम नहीं करेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट चंपकम दोराईराजन केस. तो आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.